स्वागत है आपका तारा मैम इनके जवाहर। मैम, आज हम नेहरू जी पर बात करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशंस पर भारत के बारे में और आपके जीवन पर वो कैसा प्रभाव उन्होंने डाला। तो मैम मेरा पहला सा सवाल है कि जवाहरलाल जी का आज़ादी के रोल में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी आभारी हूँ। हिंद के जवाहर प्रोजेक्ट को मैं अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों ने आज मेरे से विचार सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पंडित जी के साथ, नेहरू जी के साथ मेरे बहुत अनुभव हैं, जो स्मृतियाँ हैं जिनको मुझे कभी इस तरह से बताने का उसके बारे में मैंने अभी तक उतना लिखा भी नहीं है। मुझे कभी सोचती हूँ तो जो आपने कहा तो मुझे बेहद खुशी हुई। अब आप जब पूछते हैं कि उनका भारत के निर्माण में या आज़ादी की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका थी, अगर ऐसे पूछते हैं तो एकदम से मुझे कुछ देर, 1 मिनट के लिए मैं स्तब्ध रह जाती हूँ, क्योंकि उनको मैंने एक परिवार के सदस्य के रूप में देखा और एकदम से उनको दूसरी तरफ से देख के उनके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होके बोलना कुछ कठिन हो जाता है। नेहरू तो नेहरू जी थे, महान नेता थे और देश के नहीं विश्व के नेता थे। उस ज़माने में जब जो राष्ट्रीय नेता थे, सभी राष्ट्रीय नेता थे, राजेंद्र बाबू अपनी धरती से पहले अपने बिहार से आए, सरदार पटेल अपनी जगह से आए और राजा जी अपनी जगह से आए, नेहरू जी भी उत्तर प्रदेश से उठे, लेकिन बहुत जल्दी वो एक राष्ट्र नेता बन गए और राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए। यह सिर्फ स्वाधीनता के बाद की बात नहीं है, उसके पहले ही उन्होंने बहुत संघर्ष किए। बहुत छोटी उम्र में जब वो वकालत की पढ़ाई के लिए और बाद में उस काम के लिए जब इंग्लैंड में रहे, तब से ही उनका मन जो था, जो मैंने सुना है, और कि उनका मन देश के प्रति था और वो उसी पत्राचार में रहते थे अपने पिताजी के साथ, मोतीलाल नेहरू के साथ, कि देश के लिए अब क्या सही है क्या नहीं, और कहीं उनको बात सही नहीं लगती थी तो उसका विरोध भी करते थे कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें अडिग रहे, मतलब अपने विचारों में, और उनके अंदर खलबली मचती रही हमेशा कि देश के लिए क्या करना है और आज़ादी के लिए क्या करना है हमें। फिर वो देश, मैंने सुना है कि वो देश वापस आ गए क्योंकि उनका उधर काम में इतना मन नहीं लगा, और आके फिर कितनी बार वो जेल गए, फिर कई तरह के प्रयोग किए, कांग्रेस में रह के, कांग्रेस में तो बाद में आए, फिर अपने पिताजी से उनकी बहुत बातचीत होती रहती थी और उत्तर प्रदेश के कई जगहों में जाके उन्होंने स्वयं अनुभव किए और कई बार उनका जेल जाना हुआ और राजनीति के बारे में उनके विचार कुछ होते रहे, कुछ बदलते रहे। फिर जब गांधी से मिले तो एक उन्होंने समानता देखी, उन्होंने एक गुरु के दर्शन किए कि जो मैं सोचता हूँ, जैसे आजकल लोग कहते हैं उदारवादी चिंतन नेहरू का, तो वो सब उन्होंने एक तरह का, उनको मार्गदर्शन गांधी से मिला। उनके अंदर जितने विचार थे, जितने विचार के जो उनका विरोध रहता था और संघर्ष रहते थे, उन सब का एक समाधान उनको गांधी से मिला और फिर वो देश को बहुत समझे। जहाँ उनकी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय में और पश्चिमी सभ्यता से और एशिया के जापान, कोरिया, वहाँ की सभ्यता से जितना उनका परिचय था, उतना ही ठोस परिचय, बुनियादी परिचय उनका उन्होंने देश से बनाया और एक तरह से राष्ट्र को जोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और कहते हैं कि जब एक बहुत बड़ा अवतार होता है तो साथ में फरिश्ते आते हैं, तो गांधी के साथ वही फरिश्ते आए जिनमें बहुत नाम है। उसमें पंडित नेहरू का नाम तो एक तरह से बिल्कुल ही अग्रणी रहता है। गांधी को भी जब कभी पूछा गया तो उन्होंने कहा राजनीति में तो जवाहर रहेंगे। वैसे गांधी के पास राजगोपालाचार्य का भी नाम था, जिसको उन्होंने कहा
इंग्लिश में कस्टोडियन ऑफ माय कॉन्शियंस, जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को संभाल सकता है, का रक्षक है। तो राजा जी को उन्होंने एक दूसरे स्तर पर रखा, लेकिन राजनीति के स्तर में उन्होंने नेहरू को ही माना। और नेहरू सब युवाओं से, बुज़ुर्गों से, महिलाओं से और देश भर के लोगों से वो इतने लोकप्रियता उनकी बनी कि हम सुनते हैं कि जब वो सब जाते थे बाहर भाषण देते थे, यूएन में उन्होंने कई बार दिए, और स्वाधीनता के पहले और बाद में भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत काम किए। जेल तो उन्होंने कुल मिला के शायद 9 साल से ज़्यादा ऊपर, उन्होंने 10 साल के करीब उन्होंने जेल में काटा, जहाँ उन्होंने साहित्य की रचना करी। जेल में भी वो खाली नहीं बैठते थे, कितनी पुस्तकें लिखी। अब मैं सही नहीं जानती हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसा अंदाज़ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर और भी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह की 2-3 पुस्तकें उन्होंने, बहुत सी पुस्तकें और डायरीज़ वगैरह जेल में लिखी। और जैसे कि उस ज़माने का एक परंपरा थी पत्र लेखन, उसमें वो बहुत लगे रहते थे। तो जब स्वाधीनता के बाद भी, और जब वो स्वाधीनता के बाद जब कभी बाहर जाते थे देश के, यूएन जैसे दफ्तरों में, यूएन जैसे संगठन में, तो वहाँ लोग भाग भाग के उनको सुनने आते थे। सिर्फ राजनीति के ही नहीं, साधारण लोग, आजकल जैसे क्रिकेट के फैंस हैं, फिल्म स्टार्स के फ़ैन हैं, उस तरह से लोग, उस समय ऐसे प्रचार के साधन भी नहीं थे जैसे आज के हैं, आते थे और उनको सुनना चाहते थे। और नेहरू स्वयं भी बहुत लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे। एक उनकी विशेष ऊर्जा होती थी जब वो बहुत बड़े विशाल सभाओं को संबोधित करते थे, युवाओं को देखते थे, तो उनमें एक ऊर्जा आती थी बोलने की, करने की। अब देश को कहते हैं, देश में आके उन्होंने राजनीति को जब संभाला, जब प्रधानमंत्री बने, मेरे ख्याल में सबसे लंबा अर्स प्रधानमंत्रियों में नेहरू का ही रहा। तो उन्होंने, कहते हैं, आज के देश का निर्माण जो हुआ वो नेहरू जी ने किया। और एक कुछ आजकल एक कुछ भद्दी परंपरा चल रही है, एक आदत चली गई है कि किसी का नाम लिया उसको बुराई करना, मैं उस सब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। राजनीति से मैं बिल्कुल बाहर हूँ, लेकिन पंडित जी के बारे में कुछ जानना सही होता है और आवश्यक है। उन्होंने जैसे दुनिया भर को समझते हुए, दुनिया भर में उन्होंने स्वाधीनता के पहले ही एक बात जगाई कि ये साम्राज्यवाद चला जाना चाहिए, गुलामी से हटना चाहिए। आखिर में वो पूर्ण स्वराज की ओर आ गए। फिर उसमें उन्होंने गांधी का साथ हर कदम में दिया। मैंने सुना है कि 1916 या 1917 ऐसे में उनका पहली बार गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो खैर गांधी उनके मार्गदर्शक बन ही गए, और फिर राजनीति में तो वो सर्वश्रेष्ठ रहे। मुझे लगता है जो उनका जो नॉन अलाइनमेंट का जो काम था वो बहुत बड़ा था। उसकी नींव जो रखी उन्होंने, आज भी हमारे अंदर है वो, कि हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से दुनिया को देख सकते हैं। हम बिकाऊ नहीं हैं, लेकिन हम दूसरे के यहाँ अन्याय होते हुए उसको भी समझ सकते हैं। और हम इस चीज़ के आज़ाद हैं कि हम कब सही बोलेंगे, जो हमें सत्य होगा बोलेंगे। किसी के साथ बंधित होके उस जगह को खुश करने के लिए, उन लोगों के लिए हम गलत का साथ नहीं देंगे। ये नॉन अलाइनमेंट का उन्होंने उस समय नासिर साहब को, मार्शल टीटो को और इंडोनेशिया के सुकर्नो को लेके उन्होंने जो फिर ट्रीटी बनाई वो बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे एक बार मौका मिला कुछ वर्ष पहले ही सर्बिया जाने का। तो पहले तो यूगोस्लाविया था, वहाँ बेलग्रेड करके जगह है, वहाँ मुझे जिस होटल में रखा गया, मेरे मेज़बानों ने मुझे वो कमरा दिखाया एक,
उन्होंने कहा यहीं पे ट्रीटी हुई थी नॉन अलाइनमेंट की मार्शल टीटो के साथ। तो मैं बहुत ही एक रोमांचक क्षण था। जैसा कि मैंने कहा है कि नेहरू के इतिहास के बारे में मैं इतिहास ज्ञाता की तरह नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत जो समझा है उसे कह रही हूँ, लेकिन उनमें एक उनका व्यक्तित्व मोहक व्यक्तित्व था, बहुत ही ज़बरदस्त मोहक व्यक्तित्व था। दौड़ते हुए आते थे, दौड़ते हुए जाते थे, सबसे मिलते थे। उन्होंने मेरे साथ तो मुझे उनकी कितनी बातें बताऊं। वो ज़माना था जब कोई ये नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते थे। तो जब कभी हम लोग, मेरे पिताजी, ये स्वाधीनता के बाद की बात है, जब कोई बात होती थी मेरे पिताजी कहते थे चलें, मुझे पंडित जी के यहाँ जाना है, चलें। तो हम गाड़ी में बैठते थे, मुझे भी ले जाते थे। कभी कभी मेरे चप्पल टूटे हुए होते थे, स्कूल से आती हुई थी, स्कूल का बस्ता होता था, पिताजी ले जाते थे और सीधे हम तीन मूर्ति में घुसते थे। कोई चौकीदारी नहीं थी, कोई गार्ड्स नहीं थे, और पिताजी अंदर जाके जवाहरलाल जी से बात करके आते थे। कभी उनकी बेटी बीमार होती थी, इंदिरा जी, मेरे पिताजी उनको पहले नाम से संबोधित करते थे, इंदू। कहते थे इंदू की तबीयत ख़राब है, हमें उनसे मिलने जाना है। कोई फ़ोन कॉल नहीं, मोबाइल फ़ोन की तो बात ही नहीं, और मिलके हम आ जाते थे। इस तरह से पंडित जी का, वो तो स्वाधीनता के बाद की बात बता रही हूँ। स्वाधीनता के पहले मैंने थोड़ा, मुझे अंदाज से घबराए हुए लगे थे जब बापूजी आगा खां पैलेस से निकले थे और बापूजी ने अपनी सहधर्मिणी और सबसे बड़ी अपनी सहयोगी, अपनी पत्नी कस्तूरबा को खोया था आगा खां पैलेस की जेल में। तब जब बापूजी आए तो दिल्ली में हमारे स्कूल के पास, जो वाल्मीकि आश्रम आजकल कहलाता है, उस जगह में ठहरे थे। तो वहाँ मुझे याद है कि प्रार्थना के पहले पंडित नेहरू दौड़ के आते थे और प्रार्थना के बाद हम लोग चलने जाते थे मेरे स्कूल के कंपाउंड में, क्योंकि मेरा स्कूल उस वाल्मीकि आश्रम से जुड़ा हुआ था। तो मैंने एक बार बापूजी से कहा, पंडित जी क्या हमें उतना ही बच्चों को प्यार करते हैं बापूजी जितना आप करते हैं? तो बापूजी ने कहा तुम्हें समझना चाहिए, पंडित जी जितना बच्चों को प्यार करते हैं उतना मैं भी नहीं कर सकता। एक वो दर्शाता है नेहरू का और गांधी का प्रेम आपस का और विश्वास। फिर स्वाधीनता के बाद की बात कर रही थी, और जब कहीं मुझे देखते थे तो एकदम से अलग होके मेरे से बात करते थे, हंसते थे, क्या कर रही हो, कैसी हो। एक बार मैंने कभी किसी, बहुत गौरव के साथ कहती हूँ, मैंने पंडित जी से एक डांट खाई थी। एक बार हम लोग वो थोड़े व्यवस्था के मानते थे, जो व्यवस्थित रहना चाहिए। जैसे मैंने भी आप लोगों से कहा इसको यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, वो थोड़ा व्यवस्था को मानते थे। और जैसे भीड़ में मैं शायद बीच में खड़ी थी, तो एकदम से उन्होंने मुझे कहा बीच में मत खड़ी रहो, साइड में आ जाओ। उनकी आवाज़ में थोड़ा ज़रा सा क्रोध था, तो मुझे ज़रूर थोड़ा, मैं लज्जित हुई, आ गई। और दो तीन बार उसके बाद पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैं कुछ अंदर से रूठी हुई थी कि पंडित जी ने मुझे इस तरह से सबके सामने क्यों कहा। वो शायद समझ गए थे। एक बार उसी के बाद ही एक जगह एक संगीत सम्मेलन हुआ था और मैं अकेली गई थी और मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो पंडित जी भागे हुए मेरे पास, सामने की सीट से आए, मेरे पास आए, कहने तारा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे कंधे पे हाथ रखा कि बताओ बेटा, तुम्हारे पिताजी की, देवदास की तबीयत मैंने सुना है सही नहीं है, कैसी तबीयत है अभी? लक्ष्मी कैसी हैं? मेरी माँ के बारे में पूछा। मेरी माँ को बहुत सम्मान करते थे। तो एक बात है कि गुरुओं से डांट खाना इतना बड़ा भाग्य भी बहुत बड़ी बात होती है। गांधी जी से तो मैंने बहुत बार, मुझे उन्होंने टोका है अपने अक्षर सुधारो। पंडित जी से मैंने सुना कि इस तरह से बीच में मत खड़े रहो, व्यवस्थित तरीके से किनारे पे आ जाओ। तो ये सब बातें एक धरोहर हो जाती हैं हमारे लिए।
और शायद आज बहुत कम लोगों में शायद मैं आज जीवित हूँ, उन कम लोगों में जो कह सकते हैं उन्होंने नेहरू को पास से देखा, उनसे बात की, उनसे मैं स्पर्शित रही, उनका स्पर्श हुआ मुझे। फिर जब मेरी शादी हुई तो ऐसा था कि पंडित जी दिल्ली में नहीं थे और पंडित जी दिल्ली के बाहर थे, लेकिन जब वापस आए शादी के दूसरे रोज़ ही उन्होंने फ़ोन किया, मेरी माँ को बुलाया और कहने लगे, लक्ष्मी, तारा की शादी हुई और तुमने मुझे पहले नहीं बुलाया, ये कैसे हुआ? और तब राजा जी हमारे घर उतरे हुए थे, ठहरे हुए थे। हिंदुस्तान टाइम्स का जो ऊपर का, उस समय कनॉट सर्कस में हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर था, आप लोगों से तो बहुत पहले की बात है। उस समय हम वहाँ थे और राजा जी हमारे साथ थे और पंडित जी दौड़ते हुए सीढ़ियों में से, वो फ़ोटो भी है, दौड़ते हुए सीढ़ियों में से आए, लक्ष्मी, तारा की शादी की मिठाई खिलाओ, तारा की शादी की मिठाई खिलाओ। एक तो मिठाई के लिए भी आए और उसके बाद लेकिन राजा जी के लिए आए। अब गांधी के जाने के बाद उनके लिए राजा जी एक तरह से गुरु बन गए थे। जब भी उनको कुछ दुविधा होती थी, विचारों में उनका कुछ प्रश्न रहते थे, वो भागते हुए राजा जी के पास आते थे। और राजा जी जब दिल्ली में रहते थे तो पंडित जी का एक नियम था कि दिन का आरंभ वो राजा जी से बात करके ही शुरू करते थे। राजा जी को उन्होंने देश का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल भी बनाया, बाद में प्रेसिडेंट तो राजेंद्र बाबू बने, लेकिन राजा जी गवर्नर जनरल बने। राजा जी के बहुत करीब थे। जैसे मैंने कहा कि उस ज़माने में पत्राचार बहुत था। मेरी शादी हो गई थी, दुर्भाग्य से शादी के बाद ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी और मैं शांति निकेतन में थी। तब सुना कि पंडित नेहरू और सब आने वाले हैं वहाँ, सर्दी का समय था, पंडित नेहरू आने वाले हैं। मैंने एक छोटा सा कागज़ लिया और ऐसे ही लिखा पंडित जी को, याद भी नहीं कैसे उनको कहा, प्रणाम कहा होगा अवश्य। पत्र लेखन तो जैसे बापूजी ने मुझे कहा था एक बार कि तुम्हें पत्र लेखन सीखो, तुम्हें लिखना आना चाहिए, तुम अपने लेखन को सुधारो। खैर मैंने कुछ भी लिखा होगा, याद नहीं, इतना लिखा था कि मैंने सुना है आप शांति निकेतन आ रहे हैं, आप जब आएँ तो हमारे घर ज़रूर आइए। और वो चिट्ठी उस ज़माने में एक लिफाफे में गई। शांति निकेतन से दिल्ली आने में चिट्ठी को 3 रोज़ तो लगेंगे, तो चिट्ठी डाली, लाल डब्बे में डाल दी। वो चिट्ठी पहुंच गई पंडित जी के पास और पंडित जी के पास से चिट्ठी द्वारा एक खबर भी आ गई कि वो मेरे घर आएंगे। उस समय ईमेल नहीं था, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि वो क्या ज़माना था जब ईमेल जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, टेलीविज़न जैसा कुछ था ही नहीं। टेलीफोन होता था तो दूर से कहीं जाके बात करते थे बुक करके, बहुत मुश्किल था। गांधी के समय में तो वो भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन पंडित जी आए शांति निकेतन और पंडित जी के साथ मुझे और मेरे पति ज्योति प्रसाद भट्टाचार्य को भी एक डिनर में बुलाया गया वहाँ। फिर पंडित जी ने कहा, कल सवेरे मैं तुम्हारे यहाँ नाश्ता करने आऊँगा। और मेरे साथ उनके साथ इंदिरा गांधी आने वाली थी, राजीव गांधी और संजय गांधी आने वाले थे, और उस समय पश्चिम बंगाल की जो गवर्नर थी पद्मजा नायडू भी आने वाली थी। तो वो लोग सब आने वाले थे। तो दूसरे भी बहुत खुशी हुई, आने वाले, कितने बजे आएंगे पता नहीं। 7-8 बजे से मैंने तैयारी कर दी। जलेबी मंगाए, समोसे मंगाए और कुछ तली हुई चीज़ें जो हमारे यहाँ नाश्ते में दी जाती हैं। और उस समय शांति निकेतन आश्रम में तो ऐसी उपलब्धियाँ बहुत सीमित रहती थीं। फिर भी हमने कोशिश करी, ज्योति प्रसाद जी ने स्वयं जाके सब नाश्ते का सामान इकट्ठा किया। और मेरे कमरे की सजावट तो बहुत सादी थी। शादी में जो ट्रंक्स थे जिसमें मेरे कपड़े आए थे, सामान आए थे,
ट्रंक्स को मैंने दो दो जगह रख के, बड़े बड़े ट्रंक्स को उसमें कपड़ा लगा के दीवान बना दिया था। उसी कमरे में मैंने पंडित जी का स्वागत किया। पंडित जी तो पहले नहीं आए, पहले तो इंदिरा गांधी आई, उनके बच्चे आए, पद्मजा नायडू आए, और भी बहुत खुशी, उन्हें बहुत चाव से नाश्ता खाया। आप शादी वाला बता रहे थे कि नेहरू जी नाश्ता करने आए सुबह, वहाँ पे आपने पत्र लिखा हो। मैं बता रही थी कि नाश्ता कर, हम नाश्ता कर रहे थे पंडित जी के साथ। उन्होंने बहुत एंजॉय किया, जलेबी खाई खूब अच्छी तरह से, समोसे खाए, कचौड़ी खाए। फिर मुझे कहने लगी ये तुम्हारे दीवान बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा पंडित जी ये दीवान नहीं है, ये टिन के ये संदूक हैं जिन पे मैंने कपड़ा और गद्दा लगा के इनको दीवान बनाया है। फिर कहने लगे तुमने ये कमरा बहुत सादगी से, बहुत अच्छी तरह से सजाया है। और एक एक चीज़ को पूछा, एक एक फूलदान को देखा। वो रेडियो होता था उस ज़माने में, रेडियो को मैंने कवर लगाया था, तो उन्होंने कहा रेडियो पे भी तुमने कवर लगाया है। तो पंडित जी इतने गौर से मेरा देखा। तो किस बात की मैं बात करूं पंडित जी को अगर समझना चाहूं, एक तो उन्होंने मेरे पत्र का जवाब दिया और उस ज़माने की पोस्टल सिस्टम की तारीफ़ है। आप कह रहे थे। तब मैं भाग के अपने छोटे भाई गोपाल कृष्ण को गोदी में लेके नीचे भागी, अपने अपार्टमेंट से नीचे, हिंदुस्तान टाइम्स के नीचे मैं भागी, और मैंने पता नहीं किस गाड़ी में बैठी और बिरला हाउस गई, और वहाँ अपार भीड़ थी। उस अपार भीड़ को मैंने एकदम से मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, मैं बापूजी की पोती हूँ। और वो कह के तब उन्होंने मेन दरवाज़ा खोला और मैं गई अंदर। तब मैंने देखा वहाँ नेहरू हैं, मेरे पिताजी बिलख के रो रहे थे, मेरी माँ बैठी हुई थी, मेरा छोटा भाई गोपू एकदम से कूद के मेरी माँ की गोदी पे गया, और मुझे कुछ याद नहीं। मैं 14 वर्ष की होने वाली थी। बापूजी वहाँ ज़मीन पे लेटे हुए थे, वो जीवित नहीं थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो चले गए। मैं तो एकदम कुछ समझ नहीं आया, मुझे तो रोना भी नहीं निकला, लेकिन मेरे पिताजी को बिलखते हुए रोते हुए देख के मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने मुझे कहा तारू बापूजी को प्रणाम करो, और मैंने नेहरू को देखा, उनकी आंखों से भी आंसू झरझर बह रहे। उसके बाद उसी रात पंडित जी का वो बहुत ही मशहूर उनके वो उन्होंने जो कहा कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स करके, उनका जो बहुत बड़ा, जो बहुत ही सुंदर, सदा स्मरणीय, ऐतिहासिक जो उन्होंने शब्द बोले, उसके बाद ही उसी दिन बोले रात को। तब सबको विश्वास हुआ कि बापूजी सचमुच में नहीं है। लेकिन जैसे कि पंडित जी ने कहा, वो एक ऐसी रोशनी थी जो जाके अंधकार नहीं कर गई, वो ऐसी रोशनी थी कि जाके फिर हमारे हृदयों में जागृत हो गई। ये पंडित जी के शब्द थे। पंडित जी की मृत्यु के वक्त, वो अब बहुत आगे बढ़ रही हूँ मैं, 1964 था, मई का महीना था। विश्वास पंडित जी कुछ बीमार चल रहे थे, लेकिन बहुत ही दुख हुआ। और मैं अपनी मेरी बेटी 5 साल की थी, मेरा बेटा कुछ महीनों का था। हम सबको लेके उनकी जो शव यात्रा इंडिया गेट के सामने से गुजरी, उसको एक जनता के रूप में हम गए और अपनी श्रद्धांजलि दी। पंडित जी के सारे अनुभव मेरे सामने आते हैं, और भी बहुत से हैं पंडित जी के साथ। जब अपने घर बुलाते थे हमें भोजन के लिए, और जब मेरे पिताजी जाते थे मिलने, तो पिताजी कहते थे, हमेशा कहते थे, देवदास तुम खाना खा के जाओ। और पंडित जी को राजनीति में तो याद करेंगे ही। और अगर देश में आज जो भी गलत हो रहा है, मैं कहना चाहती हूँ कि पंडित जी का उदाहरण लें कि उन्होंने नागरिक की लड़ाई लड़ी, उसके कारण देश में वो प्रधानमंत्री बने। हमारी भी संघर्ष आज नागरिक का संघर्ष होना चाहिए, और तभी देश ठीक होगा। हमेशा किसी को दोष देना, पंडित जी के कारण ये हुआ, गांधी के कारण ये हुआ, या मोदी के कारण सब बर्बाद हो रहा है, या कांग्रेस पार्टी सही नहीं, यह नागरिक कब तक कह रहेंगे। हम अपनी ओर देखें, हम क्या हैं।
हमारा स्वधर्म क्या है। थैंक यू मैम, आपने समय दिया। थैंक यू मैम, आपने समय दिया हिंद के जवाहर को। हम आशा करते हैं अगले एपिसोड में एक नए शख्स के साथ जवाहरलाल जी के योगदानों पर बात करें। थैंक यू।